हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रागपाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्क्वायर कॉलम एंड इट्स फुटिंग। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको कई सारे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम में आएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम एंड फुटिंग एज पर आईएस कोड 456-2000 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये नोट्स पढ़ने हैं तो पार्ट नंबर 2 आने के बाद ये सारे नोट्स आपको मेरे चैनल के ऊपर, मेरे वेबसाइट के ऊपर दिख जाएंगे, जिसका नाम यहाँ पे हमने लिख के रखा है www.civilnotes.com। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर के फ्री कोर्सेज चाहिए तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके फ्री में उस कोर्सेज का आनंद उठा सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है, उसको पढ़ते हैं। डिजाइन आरसीसी स्क्वायर कॉलम एंड इट्स फुटिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, मिनिमम 10 से 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। उसके बाद उन्होंने बोला है कॉलम इज सब्जेक्टेड टू वर्किंग लोड ऑफ 1400 किलो न्यूटन। देखो, जब कोई भी कॉलम सब्जेक्टेड टू होता है वर्किंग लोड, ओके, अगर वर्किंग लोड होता है इसका मतलब एक नॉर्मल लोड आपको दिया गया है। अगर इसके जगह फैक्टर्ड लोड दिया होता तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी उस वर्किंग लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करके दिया जा चुका है। इसमें बहुत फर्क है, बहुत लोगों को डिफरेंस, बहुत लोगों को इश्यू होता है कि इसको किस तरीके से समझे। तो अगर आपको वर्किंग लोड दिया है इसका मतलब आपको ओनली डब्ल्यू दिया है। अगर आपको सर्विस लोड दिया है, फैक्टर्ड लोड दिया है, तो इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी फैक्टर्ड लोड है। ओके, आपको फिर से उसको 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसके बाद सेफ बेरिंग कैपेसिटी, एसबीसी मतलब होता है सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि उन्होंने दी है 200 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद हमें बोला है कि टेक यूनिट वेट ऑफ सॉइल 18 किलोन्यूटन पर मीट्रिक क्यूब। ठीक है, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो इन्होंने बोला है, ये बोला है कितना, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस कॉलम हैज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कॉलम डिजाइन करने के लिए आपके पास अगर ये लाइन आप सब प्रॉपर नहीं समझते हो तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉलम की एक अनसपोर्टेड लेंथ है जिसकी लेंथ टोटल हाइट है कितना, 3 मीटर है। हमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है और Fe415 स्टील यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक नॉर्मल डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन बना के रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने नीचे कैपिटल बी व स्मॉल बी लिखा है दैट इज फुटिंग, और ये कैपिटल बी और कैपिटल बी जो है वो हमारा फुटिंग है। और ये जो स्मॉल एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इट इज द एरिया ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये आपका फुटिंग हो गया। ओके, दिस इज योर फुटिंग। ओके, एंड दिस इज योर कॉलम। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें कॉलम का डायमेंशंस निकालना है और फुटिंग का डायमेंशन निकालना है, और उनका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग भी निकालना है कि वर्टिकल कितना रेनफोर्समेंट रहेगा, बॉटम रेनफोर्समेंट कितना रहेगा, लैटरल टाइज कितना रहेगा, अगर रहता है तो उसकी स्पेसिंग कितनी रहेगी। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में ही आपको सीखने को मिल जाएगी रिलेटेड टू द कॉलम। तो देखिए, सबसे पहले आपको गिवन डाटा निकालना है। हमारे पास यहाँ पे लोड है, मतलब 1400 किलोटन का हमने लोड निकाला। सेप बेरिंग कैपेसिटी यहाँ पे हमने Q से रिप्रेजेंट की जो कि 200 किलोटन पर मीटर स्क्वायर है। यूनिट वेट हमने यहाँ पे लिया 18 किलोटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे जो लेंथ है वो हमने ली 3 मीटर। तो उस बेसिस हिसाब से अगर आपके पास वर्किंग लोड दिया है इसका मतलब क्या कि आपको यहाँ पे फैक्टर्ड लोड निकालना पड़ेगा, जो कि हम कैसे निकालेंगे, PU इक्वल्स टू 1.5 इंटू पी। ओके, तो ये हो जाएगा, मतलब वर्किंग लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फैक्टर्ड लोड मिलेगा, और ये जो पीयू क्या है, दिस इज योर फैक्टर्ड लोड। ओके, दिस इज योर फैक्टर्ड लोड। ओके, उसके बाद तो आपको कितना मिलेगा, 1.5 इंटू 1400 इज 2100 किलोन्यूटन। इसका मतलब आपके पास 2100 किलोन्यूटन इतना लोड आपके कॉलम के ऊपर आने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। अभी सबसे स्टेप नंबर 1 ये होते हैं कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका साइज ऑफ कॉलम क्या है। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका साइज ऑफ कॉलम क्या है, आप काम नहीं कर पाओगे। तो साइज ऑफ कॉलम निकालने के लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि एएससी लॉन्गिट्यूडनल जो एरिया होता है रेनफोर्समेंट का, वो हम ऐसे कंसिडर करते हैं, एएससी इक्वल्स टू 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। एजी मतलब क्या होता है, ग्रॉस एरिया होता है।
तो 1% को अगर मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखूं तो कैसा रहेगा 0.01 AG। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। इस पूरे फंक्शन को हमने क्या किया, अज्यूम किया है। नाउ उसके बाद अभी मैं कंक्रीट एरिया ऑफ एसी अगर निकालता, एरिया ऑफ कंक्रीट अगर निकालता हूं तो क्या होगा, ग्रॉस एरिया में से जो रेनफोर्समेंट वाला एरिया वो माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस एरिया मतलब बहुत पूरा एरिया, होल एरिया ऑफ कॉलम कंसिस्टिंग कॉलम रेनफोर्समेंट वर्क और सॉरी कंक्रीट वर्क एंड स्टील वर्क। तो उसमें से हम स्टील मतलब एएससी एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कंक्रीट का एक रिलेशन रहेगा इन द फॉर्मेट 0.99 AG, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एएससी जो है उसका टर्म इन द फॉर्म ऑफ 0.01 ऑफ AG के फॉर्मेट में है। तो हमने वहां पे रख दिया, तो हमें मिल गया 0.99 AG। अभी हम क्या करेंगे, हर एक इंजीनियर जानता है कि अगर आपको प्रॉपर एरिया निकालना है, प्रॉपर एजी अगर कुछ भी निकालना है, ग्रॉस एरिया निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एजी है, ओके। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़, जस्ट वेट अ मिनट, एज नहीं एसी है। आपको वहां पे सबसे पहले इन सारी चीजों को रखनी पड़ेगी और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसका नाम है पीयू इक्वल्स टू मतलब फैक्टर लोड इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू ए सी प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जितने भी आपकी वैल्यूज है आपको सारी वैल्यूज इस फॉर्मेट में लाके डालनी है। मतलब क्या, पीयू की वैल्यू हमारे पास है जो हमने लाके डाली है, तो हियर वी हैव वैल्यू ऑफ पीयू, ओके, 2100 इंटू 10⁻³ क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू एफसीके की वैल्यू कितनी है 20 और एसी की वैल्यू कितनी है 0.99 इंटू एजी जो अभी हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, प्लस 0.67 एफ वाई की वैल्यू कितनी आती है 415। अगर आप स्टील 415 यूज कर रहे हो तो आपका कितना आएगा 415। अभी आप बोलोगे एफसीके की वैल्यू मैंने 20 क्यों ली, क्योंकि अगर मैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहा हूँ तो मेरा एफसीके की वैल्यू 20 होगी। अगर मैं M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करूंगा तो एफसीके की वैल्यू 40 होगी। ठीक है, इंटू एसी का वैल्यू हम क्या डालेंगे यहाँ पे 0.01 इंटू एजी डाल दिया यहाँ पे। तो इसी बेसिस पे हमारा ग्रॉस एरिया निकल जाएगा, कितना आया 196.25 इंटू 10⁻³ mm²। मतलब इतना हमारे पास ग्रॉस एरिया मिल गया। अभी हमें क्या करना है, इस ग्रॉस एरिया को समझ के हमें कितने नंबर ऑफ डायमेंशन, जो हमारा कॉलम का डायमेंशन है वो निकालना है। तो ग्रॉस एरिया निकालने के बाद सबसे पहले आपको ये निकालना बहुत जरूरी है कि अभी आपका कॉलम का साइज क्या है। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया अभी हमारे पास कितना है 196.25 इंटू 10⁻³ mm। अभी हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करना है हमें स्क्वायर कॉलम, तो इसलिए हमारा चारों साइड सेम रहेगी। तो हम प्रोवाइडिंग स्क्वायर कॉलम इक्वल्स टू ए जी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर कॉलम इज इक्वल्स टू साइड हमने स्क्वायर कर दिया। जो हमारा स्क्वायर, जो हमारा जो स्क्वायर फुटिंग का जो फाउंडेशन जो फार्मूला होता है एरिया का, वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि साइड स्क्वायर। सो एजी हमारे पास है 196 मैंने यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल्स टू साइड को मैंने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल बी से। अगर आपको ध्यान में होगा मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम निकाली थी, जो फुटिंग थी और उसके अंदर एक हमारा था, तो ये हमने कैपिटल बी बोला था इसको, ओके, और इसको स्मॉल बी बोला था, राइट। तो ये जो स्मॉल बी है ये हम करेंगे इसका साइड स्क्वायर करेंगे कॉलम के लिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट डाल देता हूँ कैलकुलेटर में तो मुझे ये वैल्यू मिल रही 443 mm। तो मैं इसको बोलता हूँ कि चलो इसको हम 443 की जगह 450 mm कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, 10, तो एक साइड अगर मेरे पास 450 आ गई तो मेरी दूसरी साइड भी कितनी होगी 450। इसका मतलब मैं मेरे कॉलम का जो डायमेंशन है वो कितना प्रोवाइड करूंगा, इट इज 450 mm बाय 450 mm। तो मुझे मेरे कॉलम का तो साइज मिल गया। अभी हम बात करेंगे साइज ऑफ फुटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूं कि अगर आपके मुझे आपके आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपको काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए, स्टेप नंबर 2 आते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, कॉलम का साइज निकाला। अभी स्टेप नंबर 2 में आपको उसकी इसेंट्रिसिटी चेक करना है। अभी इसेंट्रिसिटी क्या होती है पहले ये बता देता हूं। इसेंट्रिसिटी मतलब जब आपका कोई कॉलम होता है, ठीक है, उस कॉलम में से जो ऊपर से जो लोड आ रहा है वो लोड किस पर्टिकुलर मतलब सेंटर से कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस से जा रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं।
मतलब आपका कॉलम है 450 का, तो 450 का अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेंटर निकालूं तो ये मेरा सेंटर हो गया। तो अगर मेरा लोड जो ऊपर से आ रहा है वो अगर मेरा इस पॉइंट से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस कॉल्ड एज अ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 में, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी भी चेक करना है और मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी भी चेक करना है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमेशा मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। अगर ये फंक्शन आपका सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब आपकी कॉलम डिजाइनिंग क्या है, सेफ है। अगर ये वर्जन उल्टा हो जाता है, इसका मतलब आपकी कॉलम डिजाइन फेल्यूर है। ठीक है, ये सबसे पहला चेक एज पर आईएस कोड 456-2000। तो सबसे पहले हम ई मिनिमम निकालते हैं। ई मिनिमम का फार्मूला है, जो आपकी लेंथ है डिवाइडेड बाय 500 प्लस जो भी आपकी अभी आपने जो विड्थ निकाली है कॉलम की, ठीक है, जो डायमेंशन निकाले डिवाइडेड बाय 30, तो उससे आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे लेंथ लिख दिया हमने, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, या हमने वहां पे लेंथ निकाल लिया कितना, 3000, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3000। ओके, उसके बाद हमने जो साइज निकाला, वन साइड निकाला, हमने यहाँ पे लिख दिया 450 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 30। इनका जो पूरा एडिशन है वो मुझे दे रहा है 21 mm। नाउ अभी मैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज पर आईएस कोड, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी जानना है तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 mm होती है एज पर आईएस कोड 456। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एज पर आईएस कोड 456-2000। ठीक है, सो मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन दोनों में से कौन सी होनी चाहिए, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ई मिनिमम जो हम कैलकुलेट किए हैं और एज पर आईएस कोड, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज योर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे कितनी है, 21 इज मैक्सिमम देन 20, तो ई मिनिमम मेरा हो गया कितना, 21। अभी हम बात करेंगे मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी के बारे में। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, जो भी आपका डायमेंशन निकला है स्क्वायर फुटिंग का वन साइड का, क्योंकि स्क्वायर के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर रेक्टेंगुलर होता तो बात अलग होती। ठीक है, तो 450 mm जो हमने उसका एक साइड निकाला है, उसको आपको 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, इन शॉर्ट 5% से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप जो आपका डायमेंशन अगर आप उसका 5% निकालते हो, वो आपको आएगा कितना, 22.5। तो अभी आप खुद ही रिलेशन देखिए, ये 22.5, this value is greater than this 21, it means your column design is safe. Okay, so this is what पार्ट नंबर 2। अभी पार्ट नंबर 2 होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। नेक्स्ट स्टेप होती है डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, जब हम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एएससी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक फार्मूला होता है जिसका नाम है PU इक्वल्स टू, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, सॉरी। ओके, देयर इज वेरी लॉट्स ऑफ डिस्ट्रप्शन इन साउंड। ओके, सो हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है, फार्मूला है PU के फॉर्मेट में, विच इज अ फैक्टर्ड लोड इज इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सेम हमारे सारे कंसेप्ट इसमें उठा के डालने हैं। बस अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन डालेंगे। अभी हमने ग्रॉस एरिया हमारे पास है, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है। हमने तब ग्रॉस एरिया निकालने के लिए इस पूरे फंक्शन में इन टर्म ऑफ ग्रॉस एरिया के रेस्पेक्ट में वैल्यूज डाली थी। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें एसी निकालना है। तो हम ग्रॉस एरिया डालेंगे क्या, नहीं, हम ग्रॉस एरिया का यूज करके एसी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एसी को हम, जैसे मैं अगर आपको लास्ट पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हमने ये रिलेशन बनाया था, तो हम यहाँ पे ये जो एसी का रिलेशन है, दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हम अलग तरीके से यूज करेंगे। मतलब एसी इक्वल्स टू एजी माइनस एसी था, तो अभी इन टर्म ऑफ एसी इक्वल्स टू एसी माइनस एजी करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है, एजी माइनस ए सी, राइट। तो हम यहाँ पे हमने लेके आए प्लस 0.61 एफ वाई टू ए सी, इस ए सी को आपको हिलाना नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया चेंज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहले ए जी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी था, तो हमें ए सी निकालना है, इसलिए हमने ए सी को इधर लेके इस फॉर्मेट में हमने लेके आया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे पुट करनी है। जैसे हमारे पास पीयू की तो वैल्यू ऑलरेडी है 0.4, M20 इसलिए हमने यहाँ पे 20 डाला। ओके, बी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए, एज इज नथिंग बट व्हाट, अभी ग्रॉस एरिया की आप डायरेक्ट फार्मूला डालो, बट क्या है कि आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है।
बट हमने उस वैल्यू से भी थोड़ा ज्यादा होके बी की वैल्यू ली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे बी की वैल्यू बी स्क्वायर के हिसाब से डालनी पड़ेगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए एस सी प्लस 0.67 एफ 415 इंटू ए एस सी। तो यहाँ पे देखिए आपको ए एस सी की वैल्यू मिल जाएगी 1777.45 एम स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको ये चेक करना है कि आपका ये जो ए एस सी निकला है ये प्रॉपर है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। अगर आपने ये चीजें चेक नहीं की, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम अगर एएससी आपने चेक नहीं किया, तो आपकी डिजाइन फेलियर हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि चेक फॉर एएससी मिनिमम, चेक फॉर एएससी मिनिमम, मतलब मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट एरिया कितना होना चाहिए और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल एरिया कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एज पर आईएस कोड 456/2000 मिनिमम एएससी जो होता है वो 0.8% ऑफ एजी होता है। ओके, और जो मैक्सिमम एसी होता है दैट इज 6% ऑफ एजी होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्रॉस एरिया, तो मेरे पास है, मतलब मैं ग्रॉस एरिया की जगह क्या कंसीडर करूंगा, बी। इसका रीजन भी आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में भी इश्यू होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बी की जो ग्रॉस एरिया निकला वो 196 निकला, उसके बेसिस पे मेरे बी की वैल्यू 443 निकली, बट मैंने कंसिडर की कितनी, 450। तो देर इज अ गैप ऑफ 7 mm, राइट। तो अगर मैं वहां पे इस वैल्यू को लेता हूं तो मुझे 7 mm की गैप हमेशा दिखेगी। तो इसलिए मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ मेन ग्रॉस एरिया मैं वहां पे जो वैल्यू मैंने कंसिडर की है आफ्टर कैलकुलेशंस, मैं उसको ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने 450 डाला, तो मुझे कितना मिला, 1620 mm स्क्वायर। अब ये 1620 इस एएससी से क्या है, छोटा है, इसका मतलब मेरा मिनिमम एएससी ओके। ये हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपका मिनिमम एएससी जो कैलकुलेटेड एएससी से अगर कम आता है तो आपका डिजाइन सेफ है, मतलब जो भी एरिया आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज ओके। बट अगर आपका ये डिजाइन उल्टा होता है, मतलब मिनिमम एएससी इस एएससी से अगर बड़ा हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर मान के चलो कि ये जो मिनिमम एएससी है, ओके, एएससी मिनिमम अगर है, अगर ये बड़ा रहता है इस एएससी से, इस एएससी से, ठीक है, इससे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपकी डिजाइन रॉन्ग हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। ठीक है, देखिए उसके बाद अभी हम मैक्सिमम एएससी के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम एएससी प्रोवाइड किया जाता है 6% ऑफ एजी ग्रॉस एरिया। तो हमने सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेशन किया, 6% मल्टीप्लाई बाय 450 स्क्वायर, तो हमें आंसर कितना मिला, 12,150 स्क्वायर, जो कि इस एएससी से क्या है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब हमारी डिजाइन यहाँ पे भी क्या है, सेफ है, कोई इशू नहीं है, डरने के बारे में कोई बात नहीं है। नाउ अभी हम बात करेंगे, अब हमें प्रोवाइड करना है एएससी ऑफ 1777। ओके, ये हमें प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम अज्यूम करेंगे, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत बार लोगों को दिक्कत आती है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारे पास एएससी है, कितना हमें देना है, 1777। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि चलो हम 8 बार प्रोवाइड करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि चलो वी विल प्रोवाइड 8 बार्स। सो अगर मैं 8 बार्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरा फार्मूला क्या होगा, AC इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 5 स्क्वायर, मतलब डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने AC डाल दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये मैंने नंबर ऑफ बार डाल दिए, 8 नंबर ऑफ बार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैंने डाल दिए। पाई की वैल्यू ऑलरेडी वैसी आती है। डायमीटर जो है वो हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमें निकालना है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये अगर पूरा फंक्शन आप कैलकुलेटर में डालते हो तो आपको वैल्यू मिलेंगे 16.82। बट मेरे को बताओ, 16.82 का डायमेंशन का कोई बार होता है, नहीं होता है। तो उससे बड़ा कौन सा होगा नेक्स्ट, 18 mm। तो हम क्या करेंगे, 18 mm वाला डायमीटर यूज करेंगे। तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना है रहेगा, 8 नंबर ऑफ बार हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनका हर एक का डायमेंशन 18 mm रहेगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट आएंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, मतलब क्या, जो हमारी लिंक्स रहेगी। ठीक है, जो हमारी जो लिंक होती है स्टीरप्स, उनके बारे में बात करेंगे, सॉरी लेटरल टाइज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टीरप्स जो होती है वो बीम में होती है, कॉलम में लेटरल टाइज होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रांसफर एनफोर्समेंट करने के लिए आपको पहले लिंक का डायमीटर निकालना पड़ेगा कि लिंक का डायमीटर हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए लिंक का डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला दिया होता है जो कि आईएस कोड 456 बोल रहा है।
हम यहाँ पे अभी सबसे पहले लिंक का डायमीटर निकालना का भी कंसेप्ट होता है। ऐसे उठा के कोई 10 mm नहीं दे देता है, ऐसे उठा के कोई 6 mm नहीं दे देता है। आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि उसका कितना डायमीटर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए 1/4 इंटू डाया 5, तो जो आपने ट्रांसफर एनफोर्समेंट 18 mm निकाला है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है और उसका 1/4 जो वैल्यू आएगी 4.5 mm वो आप ले सकते हो। या फिर आईआरसी जो आईएस कोड ने बोला है कि 6 mm आप मिनिमम ले सकते हो। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू वैल्यू आप यहाँ पे डायमीटर ऑफ लिंक ले सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, पिच ऑफ लिंक। पिच मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में ये आपके मेन बार्स है, ठीक है, 1 2 दो बार है, एक लेटरल टाइज यहाँ पे निकला, एक लेटरल टाइज यहाँ पे निकला। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो पिचेस होते हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, चलो वो बात करते हैं अभी हम। ओके, देखिए, लीस्ट लैटरल डायमेंशन इक्वल्स टू 450 mm। ओके, मतलब लीस्ट लैटरल डायमेंशन जो भी आपका विड्थ है, कॉलम का जो विड्थ है एक साइड जो है 450 mm, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। या फिर 16 इंटू 5, जो भी आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 18 mm अगर आप यहाँ पे डालते हो 5 की जगह पे, तो आपको मिलेगा 288 mm, राइट। ओके, उसके बाद या फिर 300 mm। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम ऑफ टू रहेगा, इन तीनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो हम लेंगे। तो वो टू नहीं, यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। वो रहेगा कितना, 288 mm। ओके, तो ये जो 288 mm है ये हम कंसीडर करेंगे एज अ पीच। सो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हमको पीच भी मिल गया। हम 6 mm का डायमीटर बार प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रहेगा, 288 mm। आप इसको मोटा मोटा करके 290 भी कर सकते हो, ठीक है, बस 300 मत करना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, ना उसके बाद चलो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। अभी इसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, चलो डायमीटर तो मिल गया भाई, लेकिन अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो अरेंजमेंट ऑफ लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर कवर अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम चलो अज्यूम करते हैं कि हमारा कॉलम का क्लियर कवर जो है वो 40 mm है। ओके, नाउ अभी हम अज्यूम, हमको इफेक्टिव कवर भी निकालना पड़ेगा कि इफेक्टिव कवर क्या होगा। सो इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू जो भी आप क्लियर कवर लेते हो प्लस जो भी आपका मेन डायमीटर आप असाइन कर रहे हो स्टील का, उसका आधा करना है। सो 5/2। सो 5/2 अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 40 प्लस 18/2 मतलब 49। ओके, वेरी क्लियर। क्लियर कवर प्लस जो मेन डाया प्रोवाइड कर रहे हो स्टील बार, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यू विल गेट आंसर। आफ्टर दैट आप इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखिए। ये एक पूरा कॉलम का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम 8 बार प्रोवाइड करने वाले, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ओके, ओके, और 2 6 7 और 8 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा डायमेंशन रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। या फिर इस साइड में 4 या उस साइड में 4 हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये 40 mm का यहाँ पे क्लियर कवर हो गया, सिमिलरली 40 mm का क्लियर कवर इस साइड पे हो गया। फिर इस बार के सेंटर से लेके इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस हम मान के चलते B1 है, सिमिलरली यहाँ पे भी B1 ही रहेगा। ओके, और एज से लेके इस बार के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 49। कैसे निकला बताता हूँ। इफेक्टिव कवर 40 है, इस बार का डायमीटर कितना है 18, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ गया 9। सो दिस 40 प्लस 9 बिकम 49। ओके, नाउ उसके बाद हम यहाँ पे B1 की वैल्यू निकालेंगे कि B1 की वैल्यू कितनी रहेगी। तो B1 इक्वल्स टू ये जो पूरी उसकी कॉलम की एक लेंथ जो है, सॉरी विड्थ हम बोल सकते हैं 450 है, उसमें से माइनस करेंगे इस 49 को और इस 49 को, कितना आ गया, और उसको फिर हमें इतना एरिया मिल गया यहां से लेके इतना, फिर उस एरिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 176 mm। मतलब इस B1 की वैल्यू कितनी होगी, 176 mm। अभी हम इस B1 को भी चेक करेंगे कि इस B1 किस टाइप की अरेंजमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा कॉलम में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, एक तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कभी कभी इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, या फिर बीच में भी ऐसी अरेंजमेंट होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है ये किस तरीके से करेंगे ये आपको अभी यहाँ से पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे B1 इक्वल्स टू कितना है आपका, 176 mm। अब ये 176 mm जो आया है ये 75 mm से कम है,
ठीक है, ये जो 176 mm आया है, ये 75 mm से कम है। इसका मतलब आप सिंगल लिंक अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब जो इस टाइप वाली अरेंजमेंट है, ये आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसी है कि अगर आपका 2 into b1 का कैलकुलेशन कैसे होता है, 2 into b1 की वैल्यू कितनी है, 176। तो ये एडी मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 352 mm आ रहा है। तो ये 352 48 इंटू डाया, मतलब 48 इंटू 6 कितना आ रहा है, 288। तो इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इस टाइप की कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आप यहाँ पे टू टाई ओपन लिंक अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 into b1, मतलब सेम 352, ये बड़ा होना चाहिए 48 डायमीटर, 48 बाय डाय से, मतलब 48 इंटू 6, 288 से बड़ा होना चाहिए। तो आप, तो ये आपका पास हो रहा है, क्योंकि आप देखिए 352 इज ग्रेटर देन 288। इसका मतलब आप टू टाई ओपन लिंक अरेंजमेंट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये क्लोज होता है, दिस इज क्लोज। ओके, आप यहाँ पे ओपन लिंक अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज। ओके, सो आप यहाँ पे क्लोज अरेंजमेंट रिंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ फुटिंग के बारे में, बट पार्ट नंबर 1 में हम यहीं पे रुकेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, और ऐसी इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपना ख्याल भी रखिए। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।